जिसे मरा हुआ समझा गया, वही आज पूरे मल्होत्रा मेंशन की नींव हिला रहा है। सवाल ये नहीं कि सच क्या है, सवाल ये है उसे छुपा कौन रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नाइट्स और मैं हूं लेखिका शिवांगी। आज की कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये एक ऐसा सच है जिसे जिंदा मानना किसी की हिम्मत नहीं और जिसे मरा हुआ मान लेना सबसे आसान रास्ता था। पर जब दबे हुए राज हिलने लगे तो हवेलियां नहीं, पूरे रिश्ते कांप जाते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है, पार्ट 51, मल्होत्रा मेंशन। दादाजी गुस्से में कांपती हुई आवाज में बोले, बस करो अभिवन, हमें अपने पोते पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगा। ये कहते हुए दादाजी चुप हो गए। वो खुद से ही बोले, नहीं कर सकता। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी उनके सामने बैठा शख्स, यानी उनका असिस्टेंट, जो सालों से मल्होत्रा कंपनी और दादाजी के साथ काम कर रहा था, तेजी में बोला, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा सर, मैं सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ और मैंने खुद ही सारी डिटेल्स चेक की हैं। रियांश सर ने उसे ढूंढने के लिए अपने खास आदमी को लगाया है। ये सुनकर दादाजी ने गहरी सांस भरी और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। गुस्से में लाल आंखों से बोले, नहीं, अगर ये सच है तो हम रियांश से इस बारे में जरूर बात करेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगे, पर तभी पीछे खड़े उनके असिस्टेंट ने कहा, सर, पर मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में रियांश सर से बात करनी चाहिए। ये सुनते ही दादाजी के बढ़ते कदम रुक गए। वो मुड़कर बोले, मतलब? अभिवन फिर बोला, सर, मुझे नहीं लगता कि रियांश सर जिसे ढूंढ रहे हैं वो जिंदा है। उसी रात वो मर चुका था और यहाँ रियांश सर मुझे गलत भी नहीं लगते। आखिर वो उनकी बहन थी। ये सुनते ही दादाजी का चेहरा ठंडा पड़ गया। उनके दिल में पुराने ख्याल उमड़ पड़े। वो खौफनाक मंजर, उनका परिवार, हर कड़ी सब कुछ उनके जहन में तस्वीरों की तरह घूमने लगा। उनकी आंखों में नमी तैर आई। वो सालों पहले हुआ हादसा, उसका डर, सब कुछ एक एक कर उनके दिल में चुभने लगा। वो लड़खड़ाते हुए वापस सोफे पर बैठ गए। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। जब अभिमन ने उनकी बिगड़ती हालत देखी तो वो तुरंत अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से दादाजी के पास पहुंचा। वो उनके पास बैठकर उनकी पीठ सहलाते हुए घबराई आवाज में बोला, सर, आप ठीक है ना? ये कहते हुए मेज पर रखा पानी उसने दादाजी की तरफ बढ़ाया। दादाजी ने कांपती सांसों के साथ ग्लास थामा और पानी पिया। कुछ देर की शांति के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हुए। उन्होंने अभिवन से कहा, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन अभिवन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोला, अरे सर, ये तो मेरा काम है और आप प्लीज परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात रियांश सर की, तो वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुन दादाजी को भी थोड़ी राहत मिली। वो लंबी सांस लेकर धीमी आवाज में बोले, तुम सही कह रहे हो, रियांश एक दिन थककर खुद ही उसे ढूंढना बंद कर देगा। ये सुन अभिवन के चेहरे पर मुस्कान आई। वो बोला, ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। दादाजी ने भी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है अभिवन, अपना ख्याल रखना। ये सुन अभिवन वहां से निकल गया। वहीं दादाजी फिर किसी गहरी सोच में डूब गए। दूसरी तरफ रियांश वहां से आगे बढ़ गया। वो एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहां चारों तरफ शांति थी।
यानी वहां कोई और नहीं था। रियांश ने वहां पहुंचते ही दोबारा ब्लूटूथ का बटन दबाया। वो गहरी आवाज में बोला, हाँ अब बोलो, क्या हुआ? कुछ पल की खामोशी के बाद रियांश गुस्से में चीखा, क्या? दादाजी को सब पता चल गया? नहीं, ये कैसे? उसने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से किसी के चीखने की आवाज उसके कानों में आई। आ! वही कॉलेज। महर क्लासरूम से बाहर निकली। वहां काफी सारे बच्चे भीड़ लगाकर आपस में बातें कर रहे थे। महर को देखते ही वो सब एक पल के लिए चुप हो गए। तभी रिया भी महर के पीछे वहां आ गई। वो भी सामने देखने लगी कि तभी अचानक से एक लड़की उनके पास आई और वो महर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओ महर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुन महर ना समझी से बोली, क्या? पर क्यों? उसने इतना ही कहा था कि पीछे से दूसरी लड़की ने उस लड़की को आवाज लगाई, अरे सोनिया इधर आ। ये सुन, सोनिया मुड़ी। तभी उसकी दोस्त ने आंखों से उसे कुछ इशारा किया, मानो कुछ समझा रही हो। इशारा समझते ही सोनिया महर की तरफ मुड़ी और हड़बड़ाते हुए बोली, महर, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। ये कहते हुए वो लगभग भागती हुई वहां से चली गई। उसकी अजीब सी हरकत देख महर हैरानी से कभी उसे जाती देखती तो कभी रिया को। उसने आंखों से ही रिया से पूछा, ये क्या था? रिया ने कंधे उचकाकर कहा, पता नहीं। महर बोली, चल छोड़, कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुन रिया ने भी सिर हिला दिया। दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ी। दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए भी उनकी नजरें आसपास पड़ रही थी, जहां खड़े लोग उन्हें देखकर आपस में बातें कर रहे थे। ये सब महर और रिया को काफी अजीब लग रहा था। वो दोनों थोड़ी दूर ही बढ़ी थी कि तभी उनके सामने एक लड़का भागते हुए आ गया। दूसरी तरफ व्योम प्रिंसिपल ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल चुका था। जाने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना एक बार दोस्तों से मिल लिया जाए। वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ा। वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसकी नजरें एक क्लास के बाहर पड़ी, जहां काफी भीड़ थी। भीड़ देखकर व्योम मन ही मन बोला, इतनी भीड़ क्यों है? वहां कुछ हो रहा है क्या? इतना सोचकर उसने उस तरफ कदम बढ़ा दिए। तभी उसे पीछे से रोनी की आवाज आई, व्योम तू यहाँ? ये सुन व्योम पीछे मुड़ा। रोनी उसे हैरानी से देख रहा था। रोनी दौड़ के उसके पास आया और बोला, अरे तू यहाँ? तू तो आज ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने वाला था ना? ये सुन व्योम उसी क्लास की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं शाम को निकलूंगा, अभी बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया था। ये सुन रोनी मुस्कुराया, अच्छा। तभी व्योम बोला, रोनी वहां क्या हो रहा है? उस क्लास के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? क्या होगा आगे? एक तरफ रियांश का फैसला, दूसरी तरफ दादाजी को पता चला सच। क्या दादाजी रियांश को उस अनजाने शख्स के बारे में और पता लगाने देंगे? और कौन सा अतीत है जो आज भी दादाजी को कांपने पर मजबूर कर रहा है? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर और कमेंट करें। अपना फीडबैक जरूर दें। अगला भाग जल्द ही आएगा। सुनने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से और गहरी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रियांश क्या छुपा रहा है, दादाजी किस सच से डर रहे हैं और महर के आसपास क्या तूफान खड़ा होने वाला है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले रविवार इसी वक्त इसी चैनल पर। मैं हूं लेखिका शिवांगी और आप सुन रहे हैं तुम्हारे नाम अभी धड़कता है।
सुनने के लिए दिल से शुक्रिया।